अब जब सरकार ने ये आदेश पारित कर ही दिया है कि भोपाल एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बनेगा और एक मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनेगी, तो ये एक सही समय है जब इसके बारे में डिटेल्स एक छोटा सा एक्सप्लेनर दिया जाए। जो एरिया निर्धारित किया गया है ये लगभग 5 जिलों को मिलाकर बनेगा। इसमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ के कुछ हिस्से हैं। इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 8 से 10 हज़ार वर्ग किलोमीटर है और जो प्रस्तावित जनसंख्या है लगभग 80 लाख से 1 करोड़ तक है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन से लगभग 1/5 क्षेत्रफल में और लगभग उतना ही छोटा जनसंख्या में है। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन की जनसंख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास है और अगर इसको तुलना में स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ से देखा जाए तो ये उससे लगभग 2.5 गुना छोटा और 2.5 गुना संख्या में कम है। इसमें एक रोचक तथ्य ये है कि जो एक मानचित्र उभर कर आ रहा है वो काफ़ी हद तक पुराने भोपाल रियासत के मानचित्र से मेल खाता है। यदि जावरा के आगे देवास वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ये लगभग वही बन के निकलता है जो पुराना नवाबी रियासत का नक्शा था। इससे ये तथ्य निकल कर आता है कि जो पुरानी रियासतों की सीमाएं भी बनी थी वो भौगोलिक सीमाओं को देखकर बनी थी और उनका एक तर्कसम्मत कारण था। जाहिर है कि मॉडर्न ज़माने में सिर्फ भौगोलिक सीमाओं को देखकर चीज़ें नहीं बनती है, किंतु उनमें भी एक आधार उनका भी लिया जाता है। नमस्कार। जहां एक और अनेकों संभावनाएं हैं, वहीं ढेरों जिम्मेदारियां भी। अक्सर देखा गया है कि सॉफ्ट एरियाज बड़े बदलावों में नज़रअंदाज हो जाते हैं। सरकारें करना नहीं चाहती क्योंकि ग्लैमरस नहीं है, जैसे कि पर्यावरण एवं संस्कृति की रक्षा, सही मुआवजा एवं पुनर्वास आदि। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या ये एक ज़रूरी चीज़ है? तो इसमें हमारा जवाब है कि हाँ। इसमें एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि इस तरह की बात सालों पहले, दशकों पहले बाबूलाल गौर जी ने भी की थी। उन्होंने ये कहा था कि भोपाल भारत की सेकंड राजधानी बननी चाहिए। उस दिशा में उस वक्त तो काफ़ी वो अव्यवहारिक था, लेकिन बाद में चल के कुछ उसके कदम उठाए गए, यहाँ तक कि फिर ये तय हुआ कि थोड़ा कुछ ऑफिसेस ग्वालियर शिफ्ट किए जाएंगे, वहाँ ताज एक्सप्रेस वगैरह भी चलाई गई। लेकिन फिर भी उस समय कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, कम्युनिकेशन के लिंक्स उतने नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और डूएबल थिंग है। जैसा कि आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में आजकल राष्ट्रवाद की सीमाओं को थोड़ा पुश किया जा रहा है, थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अभी हम महाद्वीप के स्तर पे तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन पूरे दुनिया में खासकर जो ताकतवर और बड़े देश हैं वो एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के लिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। भारत के लिए उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अखंड भारत की जो पुरानी सीमा है वो हो सकता है। रशिया के लिए जो पुराना सोवियत यूनियन था। तो उसी तारतम्य में सिटीज़ और सिटी कॉन्ग्लोमरेशन के आसपास भी एक एरिया उभर के आता है। उसे आप जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कह लें, हिंटरलैंड कह लें, बफर जोन कह लें या कुछ भी कह लें। तो उसके चलते, क्योंकि आजकल कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है, डिजिटाइजेशन हो चुका है, तो इसका एक आधार बनता है। अब उसके चलते हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं एक तरह से पुराने जो डायमेंशंस थे उन्हीं का एक्सटेंशन है। यानी कि जैसे आप रामसर साइट को बढ़ाकर रामसर सिटी, फिर वो एनवायरनमेंट सिटी बन जाता है, स्मार्ट सिटी से बढ़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ट्राइडेंट त्रिभुजी, अगर आप राजनीति को अगर यहाँ पे देखें उसको बढ़ाकर विविधता में एकता वाली जो बात है, कुल मिला के उसका एक एक्सटेंशन है। एक तरह से ये प्लान वर्तमान परिकल्पनाओं का विस्तार है। त्रिवेणी संस्कृति से विविधता में एकता, भोपालियत को बरकरार रखना, विरासत का संरक्षण और सौंदर्यीकरण में तालमेल आदि। अब एक थॉट लीडर्स के चलते या ये कहिए कि पॉपुलर फिलोसोफर के चलते हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है और धर्म बनता है कि हम एक विज़न प्रोएक्टिवली
पूर्व क्रिया के रूप में प्रस्तुत करें। जहां एक और इसके साथ साथ सरकार अपना प्लान प्रस्तुत करेगी मेट्रोपॉलिटन 2047 का, उसी समय काल में यदि हम विज़न प्रस्तुत करते हैं, विज़न में अंतर ये होता है कि वो सारा आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर ना होकर कल्पना और विचार के आधार पर अधिक बनता है, जबकि दूसरी ओर प्लान जो होता है वो ठोस आंकड़ों और जानकारियों पर ज़्यादा बनता है। तो यदि एक समय काल में दोनों बन जाते हैं तो अंततोगत्वा उन दोनों का मिलान करके जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं वो अवश्यंभावी होती हैं, वो बिल्कुल हो सकती हैं, डूएबल हो सकती हैं। तो सारे प्रबुद्ध नागरिकों का एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने विचारों के समावेश के साथ साथ एक भोपाल का मेट्रोपॉलिटन विज़न प्रस्तुत करें। इसमें सारे भोपाल के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके विचारों और उनके अनुभवों का समावेश करके अगर हम बात को आगे बढ़ाएंगे तो एक शुरुआती कदम हो सकता है। जिस अनुपात में भौतिक विकास प्रस्तावित है, बढ़ता क्षेत्रफल, बढ़ती जनसंख्या इत्यादि, उस अनुपात में भौतिक संसाधन खुशहाली बढ़ाने के लिए ना भी दे सकें तो उसकी भरपाई समय देकर करें। यूँ तो फ़ायदों में बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सिटी विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा कृषि और ग्रामीण विकास गिनाए गए हैं। यदि उसी अनुपात में पर्यावरण और जल संरक्षण और मानव विकास के लिए संसाधन और समय आवंटित किया जाए तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। कोई भी प्रकल्प जो होता है उसमें दो पक्ष होते हैं कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो कुछ एक बातें जो हम अपने विचार से ही ला सकते हैं आगे, वो ऐसा कि जो चीज़ें हमें इमोशनल गार्डियंस के रूप में, कि हमें सुरक्षा के हेतु कि कोई बुराइयां जो इसमें ना घुस जाएं, प्रवेश ना ले सकें, तो उसके लिए दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक तो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का एक एक्ट अभी लंबित है, उसको एक्ट को पास कर दिया जाए। उसके साथ साथ अगर आप भोपाल को एक सर्कुलर इकॉनमी, पूरी तरह सर्कुलर तो नहीं होती, यानी कि पूरे का पूरा उसका वेस्ट अगर रिसाइकल हो सकता हो तो बेहतर बात हो। कि भोपाल को यदि आप कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने की बात करें तो वो भी एक बात आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। एक तरह से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का केंद्र बनाना है। जिस तरह से मध्य प्रदेश जो भारत का दिल है, उसी तरह से भोपाल को प्रदेश का दिल और आत्मा बनाना है, विविधता में एकता और बहुलता में समरसता स्थापित करके। इस सिलसिले में आगे चल के और अभी हमको कुछ स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, लेकिन स्टडी करते वक्त चाहे हम दिल्ली एनसीआर की करें या लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन की करें, हमें दो तरफा स्टडीज़ करनी पड़ेगी। एक पक्ष तो ये होगा कि आप ये देखें कि हमें क्या सीखना है उनसे, और दूसरा पक्ष वो होगा कि हमें क्या नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे यदि आप देखेंगे तो वहाँ दिल्ली में जिस तरह के कूड़े के ढेर या आपकी प्रदूषित जो आपको वायु दिखाई पड़ती है, तो हमको ये सीखना है कि कम से कम वो बातें यहाँ पे, गलत बातें यहाँ दोहराई ना जाएं। जो अच्छी बातें मान लीजिए लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन ने की हैं कि उन्होंने जो बहुतेरे सर्वे और स्टडीज़ कराई हैं, 40 से अधिक, तो उसी तरह हमें भी डिटेल्ड स्टडीज़ और सर्वे ज़रूर करानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने उसमें सारे नागरिकों की भागीदारी, जो विभिन्न तरह के नागरिक पक्ष हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे कलाकार हों, सबकी भागीदारी आपको डिज़ाइन के स्टेज पे ही, जब आप इसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, जब आप एक विज़न तैयार कर रहे हैं, उसी समय वो सुनिश्चित की जाए। एक विज़न के साथ साथ एक मिशन बनना भी ज़रूरी है। अब इन सब बातों के चलते यदि हमसे ये पूछा जाए कि कोई एक चीज़ जो आप अवश्य करना चाहेंगे, वो ज़रूरी है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन के साथ साथ भोपाल को कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़न भी ज़रूर चाहिए। आपको महानगरीय एक क्षेत्र के साथ साथ महान नागरिक का भी एक क्षेत्र बनाना है, तभी बात बनेगी। जिस तरह हम लोग जीडीपी, जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ा कमतर ठहरते हैं, लेकिन उनकी भरपाई बेटर पर कैपिटा, बेहतर हवा पानी से हो सकती है।
और एक चीज़ यदि हमें देखा जाए कि हमें जो नहीं करनी है वो ऐसी कि हमको सिर्फ ऐसा मॉडल नहीं बनाना है जो सिर्फ विस्तार ही करता हो और विकास की तरफ ध्यान कम देता हो। यानी कि ये तो स्वाभाविक रूप से जो शहरी क्षेत्र है उसके आसपास विकास तो होता ही होता है, लेकिन एकदम सीमाओं से सटे क्षेत्रों के अलावा भी जो दूरस्थ क्षेत्र भी हैं वहाँ पर भी सबर्बन प्लेसेस, टाउनशिप्स जो सेल्फ सफिशिएंट हों, जो स्वावलंबी हों, उनका निर्माण भी ज़रूरी है, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो भोपाल की अपनी पहचान एक बनती है कि भोपाल एक झीलों का और तालाबों का शहर है, उससे अलग हट के हमको ये तो सारी प्राकृतिक पहचान है। अब समय आ चुका है कि हमें जो मानव निर्मित चीज़ों से भी इसकी पहचान बने, चाहे वो सिटी ऑफ म्यूज़ियम्स और मॉस्क्स की बात होती है जैसे एक, उसके अलावा सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स और सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स की बात हो सकती है, सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड क्रिएटिव्स की बात हो सकती है। यानी कि हमें प्राकृतिक पहचान के साथ साथ हमें एक मानव निर्मित पहचान भी इसकी बनानी पड़ेगी। अगर हमारा बस चले तो हम भोपाल को एक ट्राई सिटी के रूप में पेश करना चाहेंगे, जैसा कि हमारा ऐतिहासिक रूप में भी शुरुआती दौर में भोजपाल, फिर भूपाल और अंततः भोपाल। तो उसको यदि हम भौगोलिक रूप में भी अगर ट्राई सिटी के रूप में करेंगे तो ये पूरे भारतवर्ष में एक यूनिक चीज़ होगी, एक अद्वितीय चीज़ होगी। ट्विन सिटीज़ तो बहुत सी हैं, अगर ट्राई सिटी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अर्बन कॉन्ग्लोमरेट बन सकता है। यूँ अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरी दुनिया में अब जो शहरीकरण होना है उसका अधिकांश हिस्सा एशिया में और उसका भी एक अधिकांश हिस्सा भारत में, और उसमें से भी सबसे अधिक हिस्सा शायद मध्य प्रदेश में होने वाला है अगले 20-25 सालों में, 2047 तक कम से कम। अगर सही ढंग से हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ इसका डिज़ाइन बने, इसका विज़न बने और प्लान बने और उसी तरह से सही अनुपात में इसका क्रियान्वयन हो, हिस्सेदारी और भागीदारी टोकन रूप में नहीं, सही अनुपात में अगर हो तो ये संभावना प्रबल है कि भोपाल न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी सबसे अधिक लिवेबल सिटी, सबसे अधिक रहने योग्य सिटी के रूप में उभर सकता है, और वो भी हमारे जीवन काल में ही 2047 तक।